दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से एक अनोखी जंग लड़ रहा है जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा चल रही है। ये जंग किसी दूसरे देश या सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि कुछ जानवरों के खिलाफ है। ये जानवर हैं उड़ान ना भर पाने वाले पक्षी ईमू, टोड यानी एक प्रकार का मेंढक और खरगोश। इस जानवरों में से कुछ जैसे कि टोड और खरगोश ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इनका पैदावार ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। फिर यह कैसे संभव हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इन जानवरों के खिलाफ जंग लड़ रहा है और क्यों ये जंग इतने लंबे समय से चल रही है? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सब की शुरुआत एक पक्षी से हुई जिसे ईमू कहा जाता है। ये 1930 के दशक की बात है, जब पूरी दुनिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहा था। गेहूं की कीमतें गिर रही थी और ऑस्ट्रेलियाई सरकार को खेती की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी ताकि देश के लोगों को खाना मिल सके। इसलिए सरकार ने किसानों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाएं और उसके बदले उन्हें सरकारी सहायता मिलेगी। किसानों ने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और कोई मदद नहीं की। इसी समय ईमू पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन खत्म हो चुका था। ईमू पक्षी अपने ब्रीडिंग के बाद बड़ी संख्या में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहे थे। इन पक्षियों की संख्या लगभग 20,000 थी और उन्हें खाने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन की जरूरत थी। जब ईमू पक्षी पहुंचे, उन्होंने किसानों के खेतों में पड़े गेहूं को बर्बाद करना शुरू कर दिया, जो कि किसान सरकार को नहीं बेच रहे थे। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया और ईमू पक्षियों के बीच ईमू युद्ध यानी ईमू वॉर की शुरुआत हुई। वैसे आपको ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। जब ईमू पक्षियों ने किसानों की फसलों को नष्ट करना शुरू किया, तो सरकार ने इसे एक बड़ा खतरा माना। उन्हें लगा कि अगर इन पक्षियों को नहीं रोका गया तो ये देश के फूड प्रोडक्शन के लिए खतरा बन सकता है। तो अब उनके सामने सवाल ये था कि इन पक्षियों से कैसे निपटा जाए। काफी सोच विचार के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने सेना को बुलाने का फैसला किया। सरकार ने 2 सैनिकों को मशीन गन और 10,000 गोलियों के साथ ईमू पक्षियों को मारने का आदेश दिया। वैसे ये प्लान सुनने में अजीब तो लगती हैं, क्योंकि 2 सैनिक और 10,000 गोलियां, वो भी 20,000 ईमू पक्षियों के खिलाफ। सरकार को लगा कि ये योजना काम करेगी और फाइनली सैनिकों को किसानों की मदद करने के लिए भेजा गया। लेकिन शर्त यह थी कि किसानों को उनके खाने, रहने की व्यवस्था और गोलियों का खर्च उठाना होगा। अक्टूबर के महीने में सैनिक तैयार हो गए और ईमू पक्षियों को मारने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन जैसे ही अभियान शुरू हुआ, एक समस्या सामने आ गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से ईमू पक्षी खेतों में फैल गए और सैनिकों के लिए उन्हें मार पाना मुश्किल हो गया। इसलिए अभियान को अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया। फाइनली 2 नवंबर को सैनिकों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहर कैंपियन में 50 ईमू पक्षियों को देखा। स्थानीय लोगों ने पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि सैनिक उसे मार सके, लेकिन पक्षी इस बार भी चारों ओर फैल गए और उस दिन सिर्फ 12 पक्षियों को ही मारा जा सका। पहले दिन की असफलता के बाद सैनिकों ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें 1,000 से अधिक ईमू पक्षियों के एक झुंड का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी मशीन गन तैयार की और जैसे ही पक्षी उनके पास आए, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी वे सिर्फ 12-13 पक्षियों को ही मार पाए, क्योंकि उनकी गन जैम हो गई।
दोस्तों, सैनिकों ने कई जगहों पर जाकर ईमू पक्षियों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने एक अजीब सी खोज की। जी हां, दरअसल ईमू पक्षियों का एक लीडर होता था। ये लीडर खतरे को पहले से भांप लेता और जैसे ही सैनिक पास आते वह बाकी पक्षियों को अलर्ट कर देता। उसके बाद सारे पक्षी चारों ओर भाग जाते। इस तरह ईमू पक्षियों की इस चालाकी और फुर्ती ने सैनिकों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी। इसके बाद सैनिकों ने एक और नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर ईमू पक्षी उनके पास नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना वे खुद चलकर उनके पास जाएं। इस प्लान के तहत उन्होंने अपनी मशीन गन को एक ट्रक के ऊपर माउंट किया ताकि वे चलते चलते पक्षियों को गोली मार सकें। वैसे ये योजना सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब इसे अमल में लाया गया तो समस्या और बढ़ गई। सैनिकों ने 2500 गोलियां चलाई, लेकिन कुल मिलाकर केवल 300 ईमू पक्षियों को ही मार पाए। सबसे मजेदार बात यह थी कि भागता हुआ एक ईमू पक्षी ट्रक के स्टीयरिंग में फंस गया, जिससे ट्रक एक फेंस से टकरा गया। और इस असफलता के बाद सरकार ने इस अभियान को रोकने का फैसला किया। हालांकि कुछ हफ्तों बाद इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस बार भी सैनिकों को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। कुल मिलाकर 10,000 गोलियों में से केवल 1,000 ईमू पक्षियों को ही मारा जा सका। ये रिजल्ट देखकर एक पॉलिटिशियन ने मजाक में कहा कि अगर किसी को इस युद्ध में मेडल मिलना चाहिए तो वो ईमू पक्षियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वे हर मोर्चे पर जीत रहे थे। दोस्तों, जब सैनिकों से ईमू पक्षियों को मारने में सफलता नहीं मिली तो सरकार ने एक और योजना बनाई। उन्होंने किसानों को खुद ही हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया और मरे हुए ईमू पक्षियों के लिए इनाम देने की भी घोषणा की। ये प्लान काफी सफल रहा और 1934 में 6 महीने के भीतर 57,000 ईमू पक्षियों को मार गिरा दिया गया। खैर, अब ईमू की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में लगभग स्टेबल मानी जाती हैं, जो लगभग 6 से 7 लाख के बीच हैं। इस तरह कई मुश्किलों और फेलियर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार इस युद्ध में जीत हासिल की। ईमू युद्ध खत्म होने के बाद किसानों ने नई समस्या का सामना किया। दरअसल साल 1935 में क्वींसलैंड राज्य में कैन बीटल्स नाम के कीटों यानी इंसेक्ट्स ने गन्ने की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, और इस समस्या से निपटने के लिए किसानों ने साउथ अमेरिका से कैनटोड्स नाम के मेंढक मंगाए। इन मेंढकों को गन्ने के कीड़ों को खाने के लिए छोड़ा गया, लेकिन ये योजना बुरी तरह से फेल हो गई। दोस्तों, कैनटोड्स ज्यादा ऊंचाई तक नहीं कूद सकते थे और बीटल्स गन्ने के ऊपरी हिस्से में रहते थे। इस वजह से मेंढक कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। कैनटोड्स ने तेजी से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ये मेंढक हर साल लाखों अंडे दे सकते हैं और इनके शरीर में पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक शिकारियों के लिए ये खतरनाक साबित हुए। इन मेंढकों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि 102 कैनटोड्स जो शुरुआत में लाए गए थे, उनकी आबादी बढ़कर 200 मिलियन हो गई। ये टोड्स क्वींसलैंड के कोस्टल इलाकों से निकलकर न्यू साउथ वेल्स और नॉर्दर्न टेरिटरी तक फैल गए। इन मेंढकों से निपटने के लिए कोई इफेक्टिव तरीका नहीं मिला। हालांकि एक समय के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ये पाया गया कि वे इंसानों में कैंसर का कारण बन सकते हैं, तो इस तरीके को भी बंद कर दिया गया। अब इन टोड्स को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है और ये साफ है कि इस लड़ाई में टोड्स की जीत हुई। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो अब इसके बाद कोई समस्या नहीं आई, तो आप गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ी समस्या 19वीं सदी के अंत में आई, जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए
24 खरगोशों को विक्टोरिया राज्य में छोड़ा ताकि वे इनका शिकार कर सकें। लेकिन जैसे ही ये योजना फेल हुई, इन खरगोशों ने तेजी से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट खरगोशों के लिए बेहद अनुकूल साबित हुई और इसलिए ये साल भर रिप्रोडक्शन कर सकते थे। महज 10 सालों में 24 खरगोशों की तादाद लाखों में पहुंच गई और इन खरगोशों ने देश की खेती की जमीनों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। बहरहाल, खरगोशों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जिनमें गोलीबारी, जहर और जाल बिछाना शामिल था। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका मिक्सोमा वायरस था, जिसे साल 1950 में खरगोशों की तादाद को कम करने के लिए फैलाया गया था। इन वायरस ने खरगोशों की आबादी को 600 मिलियन से घटाकर 100 मिलियन कर दिया। लेकिन समय के साथ खरगोशों में इन वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई और उनकी आबादी फिर से बढ़ने लगी। फिलहाल आज खरगोशों की आबादी फिर से बढ़ चुकी हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जानवरों के खिलाफ कई जंग लड़ी, लेकिन इनमें से कई में वह हार गया। ईमू पक्षियों, केन टोड्स और खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट और किसानों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की और अब देश के ईस्टर्न पार्ट्स में चूहों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस नई चुनौती से कैसे निपटेगा। लेकिन अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया इन जंगों में कब तक जीत हासिल करेगा। ऑस्ट्रेलिया की ये जंग हमें ये सिखाती हैं कि किसी देश के एनवायरनमेंट में बाहरी जानवरों को लाने से कितनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चाहे वो ईमू पक्षी हो, केन टोड्स या फिर खरगोश, हर एक ने अपनी जगह बना ली है और अब उनसे निपटना ऑस्ट्रेलिया देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वैसे इन सभी मुश्किलों से ऑस्ट्रेलिया बाहर आ पाएगा कभी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।